हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हमने आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था जो कि था इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी सेल। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ लिया था। विद्युत अपघटन क्या होता है, कैसे इसका विद्युत यानी कि कोई भी एग्जाम्पल जैसे अगर आपको दिया जाए उसका विद्युत अपघटन आप कैसे कराते हैं, ये सब जो है कि हम पिछले क्लास में कवर कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो कि क्या है, विद्युत अपघटन के नियम। यानी कि जैसे आपने देखा था, जैसे ये क्या था, कोई इलेक्ट्रोड था, जैसे यहाँ पे यही आपका सेल था। इसमें क्या किया था हमने भैया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया था ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है। बात समझ में आ गई ना। इसको हमने क्या कर दिया था, बाय स्रोत के भैया किसी बैटरी से जोड़ दिया था ऐसे करके यहाँ पे। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, इस बैटरी से इसमें क्या कर रहे थे, धारा प्रवाहित कर रहे थे। जब धारा प्रवाहित हो रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन अब एक चीज नहीं क्लियर हो पा रहा था, एक चीज नहीं क्लियर हो पा रहा था कि कितनी मात्रा में हम धारा प्रवाहित कराएंगे, कि कितनी मात्रा में ऑक्सीकरण और अपचयन का प्रोसेस होगा, यानी कितनी मात्रा में हम लोग विद्युत धारा इस सेल में प्रवाहित करेंगे और कितनी मात्रा में यहाँ पे जो कण है वो किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होंगे, जाकर के आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे, ये कितनी मात्रा में होगा, इसके बारे में भैया अब तक हमको नहीं पता चल पा रहा था। इसके लिए एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था माइकल फैराडे चाचा। बात समझेंगे, हालांकि चाचा उनका नाम नहीं था, उनका नाम क्या था, माइकल फैराडे उनका नाम था, ठीक है ना। उन्होंने जो है कि सन 1834 ईस्वी में, उन्होंने सन 1834 ईस्वी में इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या किया, फिर से डिस्कशन किया, फिर से अध्ययन किया और अध्ययन करके एक नियम बना, यानी कि अध्ययन करके उन्होंने 2 नियम दिए। उसी को क्या बोलते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बोलते हैं। यह भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे शुरू से अंत तक, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि जो कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो टफ होगा। कोई भी टॉपिक जो होगा, आपको कोई भी टॉपिक आपको टफ लगेगा ही नहीं, केवल आप हमारे साथ जो है कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बात समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़नी है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ना है, यानी कि कितनी मात्रा में हम लोग धारा प्रवाहित कराएं, कि कितनी मात्रा में जो कण है इलेक्ट्रोड पर जाकर के निक्षेपित होंगे। इसके बारे में जो माइकल फैराडे थे, उन्होंने सन 1834 ईस्वी में क्या किया था, एक नियम दिया था, 2 नियम दिया था। उसी नियम को क्या बोला जाता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो पहले देखिए, जो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है उसमें 2 नियम है। उसमें 2 नियम, ये तो आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका हेडिंग क्या है, विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम क्या है, जैसे किसी भी सेल में, किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में हम कितनी मात्रा में धारा प्रवाहित करें, कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रोड पर कण निक्षेपित होते हैं, इसके बारे में माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में 2 नियम दिया। इसी नियम को क्या बोला जाता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बोला जाता है, ठीक है ना। 2 नियम फैराडे ने दिया था, वो दोनों नियम को भैया हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, प्रथम नियम, यानी कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, ये पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग द्वितीय नियम यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग लगा लीजिएगा भैया, प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, ऐसे लिखिएगा, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, यानी कि माइकल फैराडे का प्रथम नियम क्या है उसको पहले हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग द्वितीय नियम क्या है उसको इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए फैराडे का जो प्रथम नियम है, ये कहता है कि किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा, किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा, उसमें यानी कि उस सेल में इलेक्ट्रोड पर
निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही है फैराडे का प्रथम नियम। क्या है, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा उसमें निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राओं के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। यही है फैराडे का प्रथम नियम। बात समझ में आ गई ना? इसको हम थोड़ा सा लिख दें ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसके बाद जो है कि हम डेरिवेशन क्या था वो डेरिवेशन हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या है फैराडे का प्रथम नियम कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, प्रवाहित विद्युत की मात्रा, प्रवाहित विद्युत की मात्रा उसमें निक्षेपित होने वाले, उसमें निक्षेपित होने वाले, उसमें निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती। यानी कि ये जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लिया था, ये जो यहाँ पे हमने ये दो इलेक्ट्रोड लिया था, इसको हमने यहाँ पे सेल से जोड़ दिया था, यही ना किया था हमने। इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो हम यहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसकी जो मात्रा होगी, इसमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राओं के क्या होगी भैया, समानुपाती होगी। ठीक है ना? यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? W प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भैया, Q हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे जो कि यहाँ पे Z होगा, W इक्वल टू होगा Z इंटू Q होगा। ये हो गया भैया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे W क्या है ये आपको बता देना है। W क्या है, निक्षेपित होने वाली इलेक्ट्रोडों पर, ऐसा लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा। क्या है, पदार्थों की मात्रा है। ठीक है ना? और Q यहाँ पे क्या है, विद्युत की मात्रा, यानी कि प्रवाहित सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा। क्या है भैया, ये सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा है, विद्युत की मात्रा है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद आपका जो Z है ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। क्या है ये भैया, Z समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको बोला जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको हम लोग यहाँ पे Z से जो है कि रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करें। क्या बोल रहा है ये नियम कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, और विद्युत की मात्रा को हम लोग यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। W यहाँ पे क्या है, निक्षेपित होने वाले इलेक्ट्रोड पर, जो इलेक्ट्रोड है उस पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है आपका कैपिटल W। इसके बाद जो Q है यहाँ पे ये क्या है, विद्युत की मात्रा है, यानी कितनी मात्रा में हम इस इलेक्ट्रोड में या फिर ये जो सेल बना हुआ था उसमें हम कितनी मात्रा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वही क्या है भैया यहाँ पे Q है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत की मात्रा यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे भैया तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे। ये क्या है, W इक्वल टू K इंटू Q। यहाँ पे जो K है वही क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, और इसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ पे बोला जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आगे अब हम चलते हैं। इसको आप एक काम करिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। हो गया? ओके। ये थोड़ा सा हम लोग नीचे का जो है कि हम इसको रफ करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या कर दें भैया, यदि अगर हम क्या कर दें, यदि Q बराबर 1 एम्पियर कर दें, क्या कर दें, 1 एम्पियर, यानी कि जो धारा है
यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो क्या कर दे, अगर हम 1 एम्पियर या फिर 1 कूलाम, सॉरी यहाँ पे क्या कर दे, 1 कूलाम अगर हम इसको कर दें, क्या कर दे, 1 कूलाम अगर हम इसको कर दें, आवेश जो है ये क्या कर दे, 1 कूलाम कर दे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, W इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, K मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा। यहाँ से भी हम लोग K को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे K को डिफाइन करेंगे, यानी कि किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। इसको आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई नहीं? चलिए अब आगे चलिए। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू को क्या होता है, I इंटू टी होता है। क्या होता है भैया, Q इक्वल टू होता है यहाँ पे I इंटू टी होता है। बात समझ में आ गई ना। I यहाँ पे क्या है, एम्पियर यानी कि धारा है, I यहाँ पे क्या है, धारा है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। इसको हम कर रहे हैं समीकरण नंबर 2। ये कहां से आया है आप लोग जानते हैं, ये धारा विद्युत धारा की डिफिनीशन से आया है। एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। बात समझ में आई? ये तो आप लोग डिफिनीशन पढ़े होंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है, या फिर यहाँ पे हम लोग Q का मान निकालेंगे, क्या मिलेगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए जरा समीकरण 2 से ये जो हम Q का मान है उसको जाकर के हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिलेगा, W इक्वल टू मिल जाएगा K इंटू यहाँ पे Q के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं। ये कर दीजिए समीकरण नंबर 3। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यदि हम क्या कर दें, I इक्वल टू अगर हम क्या कर दें, 1 एम्पियर कर दें, क्या कर दें भैया, 1 एम्पियर कर दें, और अगर आपका T इक्वल टू क्या कर दें, 1 सेकंड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, W इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, K मिल जाएगा। यानी अब यहाँ पे क्या मिलेगा, W इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, आपका यहाँ पे मिल जाएगा W इक्वल टू K। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे कि I इक्वल टू 1 एम्पियर कर दिए, यानी कि धारा का मान 1 एम्पियर कर दिए, और समय जो है कि 1 सेकंड कर दिए, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे भैया, W इक्वल टू क्या मिल गया, K मिल गया। अब यहाँ से हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर लिख देंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या समझने में या फिर नोट्स कंप्लीट करने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, देखिए यानी कि इसके हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तब उसमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, यदि किसी इलेक्ट्रोड में, यानी कि यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। और इसको हम लोग भैया जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। यानी कि क्या है, यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए या फिर प्रवाहित की जाती है, तो उस सेल के इलेक्ट्रोडों पर या फिर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा
पदार्थ की मात्रा ही उस सेल का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। उस सेल का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बात समझ में आ गई ना? क्या है, एक बार फिर से हम इसको पढ़ दे रहे हैं कि यदि किसी सेल में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस सेल के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? उस सेल का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? इसको हम लोग जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया। तो ये था आपका फैराडे का प्रथम नियम। माइकल फैराडे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम दिया था। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम था, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फैराडे का द्वितीय नियम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे एक बार हम आप लोगों को समझने के लिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये परिभाषा क्या कहती है कि परिभाषा यहाँ पे आपको देख लीजिए। फैराडे का प्रथम नियम की परिभाषा फैराडे ने क्या कहता है, यानी कि फैराडे ने क्या बोला था यहाँ पे कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा उसमें निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे Q हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे जो कि यहाँ पे होगा भैया K यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि K यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, Q बराबर 1 कर दें। अगर हम Q बराबर 1 कूलाम कर दें, आपको क्या मिलेगा? W इक्वल टू क्या मिलेगा? K मिलेगा। यहाँ से भी हम लोग K को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी सेल में 1 कूलाम यदि किसी सेल में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस सेल में निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है भैया? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यहां से भी आप लोग जड़ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको यानी कि यहाँ पे K हमने लिया है, K को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। K लीजिए या फिर जड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे K लिया था तो आप K भी रख सकते हैं, जड़ रखना चाहे तो जड़ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि समीकरण 1 यानी कि हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है। तो समीकरण 1 से आपका जो यानी कि समीकरण 1 में जो Q इक्वल टू आई टी निकाला गया है, हम लोग जो निकाले हैं, इसको ले जाकर इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा W इक्वल टू के आई टी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कंडीशन लगा देना है। क्या कंडीशन लगाना है? यदि I बराबर 1 एम्पियर हो जाए, मतलब 1 एम्पियर की अगर हम किसी सेल में धारा प्रवाहित कराएंगे कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? W इक्वल टू क्या मिलेगा भैया? K मिलेगा। यहाँ से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस सेल के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है? उस सेल का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये था माइकल फैराडे का प्रथम नियम। जो माइकल फैराडे चाचा थे उसने ये नियम दिया था। इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये नियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बने रहिए और हम फैराडे का द्वितीय नियम भी आप लोगों को बता देते हैं। वो भी आप लोगों को कभी भी भूलेगा नहीं, केवल आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना? आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे हम 2 सेल लिए हैं और दोनों सेल को हम मान लीजिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में दोनों सेल को यहाँ पे हम क्या कर दे रहे भैया? जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना? ये आपका एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यानी कि ऐसा था, एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे ये लगा दिया था। ठीक है ना? इसी तरीके से एक सेल मान लीजिए हम यहाँ पे और लिए थे। इसी तरीके से एक सेल हमने यहाँ पे और लिया था, इसमें भी हमने क्या किया था? 2 इलेक्ट्रोड लगाया था। क्योंकि ये भी क्या है? कोई सेल है, वो भी विद्युत अपघटनी सेल है, तो इसमें भी क्या लगेगा? 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगेगा। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया है? यहाँ पे किसी बैटरी से क्या कर दिया भैया? इन दोनों को जोड़ दिया है। इसके बाद इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया है? जोड़ दिया जी। आपका ऐसा ही कुछ मान लीजिए यहाँ पे सेल बना हुआ है और ये 2 सेल है। इन दोनों सेल को हमने क्या किया है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और ये यहाँ पे मान लिया जा रहा है
कि ये जो यहाँ पे सेल है इसमें जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा है वो मान लिया जा रहा है यहाँ पे क्या है W1। क्या है निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W1 है, और इसमें जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो क्या है मान लीजिए E1। अभी आप समझते जाइए, आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप केवल समझते जाइए, सुनते जाइए यहाँ पे, अभी आगे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये जो दूसरा सेल हमने लिया था इसमें मान लीजिए निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा कितनी है W2, और इसमें जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक भैया उसको मान लिया जा रहा है यहाँ पे E2 मान लिया जा रहा है। तो ये जो माइकल फैराडे का द्वितीय नियम है, प्रथम नियम में उसने क्या बताया था कि जो निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा होती है वह विद्युत की मात्रा के क्या होती है समानुपाती होती है। लेकिन ये जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया कि यदि हम दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, यदि हम दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़े तो उसमें निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा समानुपाती होगा। फिर से समझिए क्या बोला है, यानी कि द्वितीय नियम में यदि हम सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो किसी सेल में निक्षेपित होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है वह उस सेल के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है भैया समानुपाती होती है, उसके क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ गया ना, ये आपका था फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है ना। देखिए ये नियम क्या कहता है, पहले हम नियम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि किसी यदि यानी कि यदि दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस सेल में निक्षेपित होने वाली, उस सेल में नहीं उस इलेक्ट्रोड में लिखेंगे, उस इलेक्ट्रोड पर लिखिए, उस नहीं ऐसा ठीक है, उस सेल में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली या फिर होने वाले पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते। ये है आपका फैराडे का द्वितीय नियम। एक बार हम फिर से रिपीट करें, एक बार फिर से हम पढ़ दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए क्या है ये नियम कि यदि दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उस सेल में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है वह उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है भैया समानुपाती होती है। अब इस सेल के माध्यम से समझिए, मान लीजिए ये जो सेल था इसमें निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा हमने क्या ले लिया था भैया W1 लिया था, और इसमें जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इसको हमने क्या मान लिया है E1 मान लिया। तथा ये जो दूसरा सेल था इसमें निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है इसको हमने बोल दिया भैया E2, सॉरी यहाँ पे क्या बोल दिया, निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा कितनी है यहाँ पे W2 है, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसमें कितना भैया E2 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे, क्योंकि भैया फैराडे का द्वितीय नियम यही तो कहता है। फैराडे साहब ने जो अपने द्वितीय नियम में बताया यही तो बताया था, यानी W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा E हो जाएगा। अब हम पहले सेल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा W1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा E1, या यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे, ये हो जाएगा W1 इक्वल टू K इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे E1 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसको कर दीजिए भैया समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से दूसरे सेल के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा भैया W2, ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भैया E2 हो जाएगा, या W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे K इंटू यहाँ पे हो जाएगा E2।
क्या हो जाएगा K इंटू E2। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में भाग दे दीजिए, यानी कि समीकरण नंबर 1 में, यानी कि समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, W1 अपान यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, W2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा K इंटू E1 अपान यहाँ पे क्या मिल जाएगा, K इंटू E2 मिल जाएगा। K से कैंसिल मिल जाएगा, यानी कि हो जाएगा तो आपका मिलेगा भैया यहाँ पे W1 अपान W2 इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा E1 अपान E2 मिल जाएगा। इसको कर दीजिए भैया समीकरण नंबर 2। ये आपका आ गया W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करिए, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है कि हमको रफ कर रहा है, स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए आगे, इसके बाद यहाँ पे समीकरण नंबर 3 तक यहाँ पे हो गया। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, हम लोग जो फैराडे का प्रथम नियम है उसमें हमने देखा था, उसमें हमने यहाँ पे देख लिया था, यानी कि फैराडे का जो प्रथम नियम था उसमें हम लोगों ने देख लिया था क्या कि W इक्वल टू क्या होता है, KI इंटू T होता है, KI T यहाँ पे होता है। ये हमने पिछले क्लास, यानी कि जो फैराडे का प्रथम नियम है उसमें हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, जो हमने यहाँ पे जो दोनों सेल लिया था, एक चीज और थोड़ा सा हम नहीं बताएं, उसको थोड़ा सा बता दें कि आपको क्या करना है। जो हमने यहाँ पे दोनों सेल लगाया था, इन दोनों सेलों में समान विद्युत की मात्रा, यानी विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी, समान होगी, और समय की मात्रा भी क्या होगी भैया, समान होगी। यानी कि जब हम क्या करते हैं, समान विद्युत की मात्रा समान समय के लिए किसी सेल में प्रवाहित करते हैं और वहां पे 2 या 2 से अधिक सेल होती है, तब वहां पे जो निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा होती है वह उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होती है, समानुपाती होती है। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मतलब विद्युत धारा की मात्रा और यहाँ पे समय की मात्रा क्या करना है, आपको समान रखना है, ठीक है। तो एक चीज जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 इक्वल टू K1 इंटू यहाँ पे IT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, W1 इक्वल टू K1 इंटू यहाँ पे IT। क्योंकि देखिए जब आपका W1 परिवर्तित होगा तो आपका K1 भी परिवर्तित होगा, क्योंकि आपका जो निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा है उसमें अगर परिवर्तित, यानी उसमें अगर परिवर्तन होगा तो K के मान में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था इसके पहले वाले में W इक्वल टू क्या आया था आपका भैया, K आया था, या फिर W इक्वल टू K आया था। ये हमने यहाँ पे अभी देख लिया था, W इक्वल टू क्या मिला था, यहाँ पे K मिला था, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। क्योंकि अगर W का मान बढ़ रहा है इसका भी मान बढ़ेगा, मतलब ये अगर जो है इसका मान अगर परिवर्तित हो रहा है इसका भी मान परिवर्तित होगा, तो हो जाएगा W1 इक्वल टू K1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 4। अब इसी तरीके से आपका जो W2 होगा हो जाएगा K2 इंटू I यहाँ पे T हो जाएगा। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 5। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में हम लोग W1 और W2 का मान ले जाकर के पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम बोले समीकरण 3, 4 तथा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए W1 अपान W2, तो W1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1 IT लिख सकते हैं, अपान यहाँ पे क्या है W2 है, W2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, K2 I2 T लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, E1 अपान यहाँ पे क्या मिलेगा, E2। बात समझ में आ गई ना, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए IT से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा K1 अपान K2 इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा E1 अपान E2। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जो K1 होगा यह E1 के बराबर होगा और जो K2 होगा यह E2 के बराबर होगा, या फिर हम लोग बराबर लिखिए या फिर इसको हम लोग समानुपाती भी लगा सकते हैं, या फिर बराबर को हम लोग समानुपाती भी लगा सकते हैं। क्योंकि भैया बराबर का मतलब क्या होता है, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का मान भी बढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको K लिख दें तो K प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग E लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, K प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, यानी कि K यहाँ पे क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। K यहाँ पे क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि यहाँ पे अब हम इसको इस समीकरण से क्या बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वह उसके
यानी कि जो के है वो क्या है, विद्युत रासायनिक, यानी कि जो के है वो क्या है यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक था, जिसको हमने क्या बोला था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला था। बात समझ में आ गई ना, कि यहाँ पे क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको हमने बोला था। तो यानी कि जो के होगा या ई के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ठीक, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है वह उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। इस इक्वेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग ये जो फैराडे का दोनों नियम था इस पर हम लोग बहुत ही प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल देखेंगे। आप लोग केवल क्या करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है, ठीक ना। केवल आप लोग को एक काम करना है, हमारे साथ जुड़ना है और लोगों को भी जोड़ना है, ताकि जो बच्चे जो है कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो बच्चे सब जो है कि आसानी से केमिस्ट्री को पढ़ सके। क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। अगर आप हमारा क्लास देख रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा होगा, ठीक ना। तो आपको अगर बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है तो जरूर से जरूर कुछ बच्चों को जरूर से जरूर शेयर करिए, उनको भी सजेस्ट करिए कि ये हमारा वीडियो लेक्चर जो है कि वो देखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग यानी कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल लगाने में हम अभी बोले बहुत ज़्यादा आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार इसको रिपीट कर लेना है, ठीक ना। जब आप इसको रिपीट करे रहेंगे, फार्मूला याद रहेगा, तभी आपका क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन हम आज नहीं लगवाएंगे, ताकि पहले आप लोग, क्योंकि पहले आप लोग इस फार्मूले को नोट करिए, इस फार्मूले को आप एक बार रिपीट करिए, याद कर लीजिए। इसके बाद जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अगले क्लास में जो कि न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।